नमस्कार। यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए हमारी इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज 21 मई 2025 की अहम खबरों के पहले भाग का विश्लेषण करेंगे। इसमें अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, पर्यावरण और हाँ, इतिहास से जुड़े मुद्दे भी शामिल हैं। कुछ विषय शायद हमने पहले भी छुए हों, तो ये एक अच्छा रिवीजन भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। बिल्कुल। आज के जो स्रोत हैं उनसे महत्वपूर्ण जानकारियों को निकालना और उनके अलग अलग पहलुओं को समझना, यही हमारा लक्ष्य रहेगा। शुरुआत करते हैं अर्थव्यवस्था से। आरबीआई ने वैकल्पिक निवेश कोष मतलब एआईएफ्स में निवेश को लेकर कुछ संशोधित मसौदा दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये एआईएफ्स आखिर हैं क्या? देखिए, एआईएफ्स जो हैं ये भारत में स्थापित निजी रूप से जमा किए गए निवेश फंड होते हैं। ये भारतीय और विदेशी दोनों तरह के निवेशकों से पूंजी लेते हैं। इन्हें सेबी रेगुलेट करता है। अच्छा। और इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कैटेगरी आई जिसमें स्टार्टअप, एसएमई वगैरह आते हैं। कैटेगरी 2 में प्राइवेट इक्विटी, डेट फंड और कैटेगरी 3 वो है हेज फंड्स के लिए। तो ये आम निवेशकों के लिए नहीं है? नहीं, मुख्य रूप से ये हाई नेटवर्थ व्यक्तियों एचएनआईज के लिए होते हैं। न्यूनतम निवेशी आप देखिए 1 करोड़ रुपए हैं। समझ गए। अब बात करते हैं बाजार अवसंरचना संस्थानों यानी MIIS की। सेबी ने हाल ही में इनके गवर्नेंस को मतलब इनके कामकाज को और मजबूत करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये संस्थान इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? एमआईआईज ये वो वित्तीय संस्थानें हैं जो शेयर बाजार के रोजमर्रा के संचालन के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा देती हैं। जैसे स्टॉक एक्सचेंज हो गए, क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस हैं और डिपॉजिटरीज। ये ट्रेडिंग में, सेटलमेंट में, रिकॉर्ड रखने में, इन सब में मदद करते हैं। अच्छा। और इस तरह ये आर्थिक विकास में भी सहायक होते हैं। सेबी इनका मुख्य नियामक है। तो अपडेट किया है। ये डीजीएफटी क्या है, इसकी भूमिका क्या है? डीजीएफटी यानी विदेश व्यापार महानिदेशालय, ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। ओके। इसका मुख्य काम है भारत की विदेश व्यापार नीति, जिसे एफटीपी कहते हैं, उसे बनाना और लागू करना। ये इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड यानी आईईसी नंबर भी जारी करता है। व्यापार को आसान बनाना इसका काम है। 1991 से पहले इसे क्या कहते हैं, CCI&E के नाम से जाना जाता था। दिलचस्प है। चलिए अब अर्थव्यवस्था से हटकर सुरक्षा की तरफ देखते हैं। गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C ने E0 FIR पहल शुरू की है। ये क्या है? हाँ, ये एक नई व्यवस्था है। इसके तहत अगर 10 लाख रुपए से ज्यादा की वित्तीय साइबर धोखाधड़ी होती है और उसकी शिकायत 1930 हेल्पलाइन या NCRP पोर्टल पर दर्ज होती है, हाँ, तो वो शिकायत अपने आप FIR में बदल जाएगी। अच्छा, मतलब पीड़ित को थाने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी शुरू में। हाँ, प्रक्रिया तेज होगी। फिलहाल ये दिल्ली में पायलट आधार पर शुरू हुई है। इसका उद्देश्य जांच में तेजी लाना है। और ये नए कानूनों के हिसाब से है? जी, ये नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS के प्रावधानों के अनुरूप है। और जीरो FIR का कॉन्सेप्ट तो आप जानती ही होंगी कि FIR कहीं भी दर्ज हो सकती है, अपराध कहीं भी हुआ हो। हाँ बिल्कुल। सुरक्षा से ही जुड़ा अगला विषय NIA, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, ने हाल ही में मणिपुर हिंसा के संबंध में कुछ गिरफ्तारियां की हैं। NIA की स्थापना और कार्यक्षेत्र क्या है? NIA की स्थापना 2008 के NIA अधिनियम के तहत हुई थी, खासकर मुंबई हमलों के बाद। जी। ये भारत की प्रमुख आतंकवादी रोधी एजेंसी है। इसका अधिकार क्षेत्र पूरे भारत पर तो है ही, साथ ही विदेश में भारतीय नागरिकों या भारतीय जहाजों, विमानों पर हुए कुछ खास किस्म के अपराधों पर भी लागू होता है। मतलब काफी व्यापक अधिकार क्षेत्र है। हाँ, ये अधिनियम में लिस्टेड अपराधों की जांच कर सकती है और इसके लिए विशेष NIA अदालतें भी होती हैं जहां मुकदमा चलता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है। अब आते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी OCI पर। हाल ही में एक नया OCI पोर्टल लॉन्च किया गया है। कौन बन सकता है OCI कार्ड धारक? OCI योजना ये 2005 में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करके शुरू की गई थी। अच्छा। मोटे तौर पर कहें तो वो व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत के नागरिक थे, या उस तारीख को नागरिक बनने के योग्य थे, जी। या फिर उनके बच्चे, पोते पोतियां या परपोती परपोतियां, ये OCI बन सकते हैं। हाँ, कुछ अपवाद हैं, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश के नागरिक सामान्यतः नहीं बन सकते। और इन्हें फायदे क्या मिलते हैं? क्या ये NRI जैसे ही हैं? फायदे कई हैं, जैसे भारत आने के लिए आजीवन वीजा मिल जाता है। आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में NRIs के बराबर अधिकार मिलते हैं। लेकिन हाँ, कुछ सीमाएं हैं। उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है, वो कोई संवैधानिक पद धारण नहीं कर सकते और सरकारी नौकरी भी नहीं कर सकते।
तो अधिकार हैं पर पूर्ण नागरिकता वाले नहीं। समझ गए। चलिए अब पर्यावरण की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व यूएसटीआर से अच्छी खबर है। वन्य जीवों की वापसी के संकेत मिले हैं। इस रिजर्व की क्या खासियत है? जी, ये रिजर्व छत्तीसगढ़ के गरियाबंद और धमतरी जिलों में फैला है। इसे 2 अभयारण्यों, सीता नदी और उदंती वन्य जीव अभयारण्य को मिलाकर बनाया गया था। अच्छा। महानदी इसकी मुख्य नदी है और ये इंद्रावती टाइगर रिजर्व के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कॉरिडोर मतलब गलियारा भी है। यहाँ साल के जंगल और शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और वन्य जीव बाघ के अलावा? हाँ, बाघ तो हैं ही। उसके अलावा ये जंगली भैंसों जो कि बहुत ज्यादा लुप्तप्राय हैं, भारतीय भेड़िए, तेंदुए, इन सब का भी घर है। बहुत खूब। पर्यावरण से जुड़ा एक और मामला है, मुल्ला पेरियार बांध का। सुप्रीम कोर्ट ने केरल और तमिलनाडु को इससे जुड़े मुद्दों को सुलझाने का निर्देश दिया है। ये बांध विवादों में क्यों रहता है? ये केरल के इडुक्की जिले में पेरियार नदी पर बना एक बहुत पुराना मतलब 1895 में बना हुआ चेन्नई वाला गुरुत्वाकर्षण बांध है। काफी पुराना है। हाँ, इसे चूना पत्थर और सुर्खी, एक पारंपरिक मसाला होता है, उससे बनाया गया था। अब है तो ये केरल में, लेकिन इसका संचालन और रखरखाव तमिलनाडु करता है। ऐसा क्यों? ये एक 99 साल के पट्टे लीज एग्रीमेंट के तहत है, जो ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ था। विवाद मुख्य रूप से बांध की सुरक्षा को लेकर है। केरल को डर है कि ये पुराना बांध सुरक्षित नहीं है, जबकि तमिलनाडु कहता है कि ये सुरक्षित है और ज्यादा पानी स्टोर करना चाहता है। ये तो पेचीदा मामला है। अब थोड़ा इतिहास की ओर चलते हैं। प्राचीन महानगर निनेवे में हालिया खुदाई में कुछ महत्वपूर्ण पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। निनेवे का ऐतिहासिक महत्व क्या था? निनेवे ये उत्तरी मेसोपोटामिया में मतलब आज के मोसूल, इराक के पास टिग्रिस नदी के पूर्वी तट पर था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल था। किस साम्राज्य से जुड़ा था? ये प्राचीन असीरियन साम्राज्य की सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा आबादी वाली राजधानियों में से एक बना। काफी शक्तिशाली शहर था, लेकिन फिर 612 ईसा पूर्व में बेबीलोनियों और मेडिस के गठबंधन ने इसे नष्ट कर दिया था। हाल की खोज में राजा असुरबनीपाल का एक विशाल रिलीफ मतलब नक्काशीदार पत्थर मिला है। अद्भुत। और अंत में आज की चर्चा के लिए तकनीक की दुनिया से एक खबर। वैश्विक मानक संगठन GS1 ने घोषणा की है कि नई पीढ़ी के QR कोड 2027 तक विश्व स्तर पर लागू किए जाएंगे। ये पारंपरिक बारकोड से कैसे अलग है? GS1 एक गैर लाभकारी संगठन है जो वैश्विक डेटा मानक विकसित करता है। अभी हम जो उत्पादों पर लंबी लंबी लाइनें देखते हैं वो 1D बारकोड हैं। हाँ। नई पीढ़ी के QR कोड जो चौकोर डिजाइन वाले होते हैं वो 2D कोड हैं। ये पारंपरिक बारकोड की तुलना में कहीं ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि उत्पाद को बेहतर तरीके से ट्रैक किया जा सकेगा, रियल टाइम इन्वेंट्री प्रबंधन संभव होगा और उपभोक्ताओं को भी उत्पाद के बारे में ज्यादा पारदर्शिता से जानकारी मिल सकेगी। शायद शुरुआत में दोनों कोड साथ में इस्तेमाल हों, बारकोड भी और QR कोड भी। अच्छा, मतलब धीरे धीरे बदलाव आएगा। ये QR कोड तो काफी पहले बन गए थे शायद। हाँ, QR कोड 1994 में विकसित किए गए थे, पर अब इनका इस्तेमाल बहुत व्यापक होने जा रहा है। तो ये थी 21 मई 2025 की कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियां जिन पर हमने विस्तार से बात की। हमने देखा कि कैसे तकनीक, नियमन और अंतर्राष्ट्रीय संबंध लगातार बदल रहे हैं। हाँ, और आज की चर्चा से एक विचारणीय प्रश्न ये उठता है कि विकास, सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जाए। जैसे हमने MIS के विनियमन, आने की कार्रवाइयों और टाइगर रिजर्व संरक्षण के संदर्भ में देखा, इनमें अक्सर टकराव होता है। बिल्कुल सही कहा। ये एक बड़ा सवाल है। इस पर विचार जरूर करें। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे।